हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी जावा के लिटरेचर के बारे में और आपको कॉमन टर्म समझाए थे जो जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कमेंट्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स वगैरह वगैरह। आज मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा जावा के डेटा टाइप्स के बारे में। ये दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन है। और दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जावा लिटरेचर नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस पहले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को रेज्यूम करें। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं एक प्रोग्राम कोड बना के आपको दिखाऊंगा जिसमें लास्ट वीडियो की नॉलेज और इस वीडियो की नॉलेज कंबाइंड होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी जावा के रिजर्व वर्ड्स के बारे में, जिन्हें कीवर्ड्स भी बोलते हैं। और जावा ने उन वर्ड्स को रिजर्व इसलिए कर रखा है क्योंकि उन वर्ड्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक काम है, और उन वर्ड्स को हम किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जावा में टोटल 50 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 3 वर्ड्स और बताए जो मैं लास्ट वीडियो में आपको नहीं बता पाया था। ये है ट्रू, फॉल्स और नल। दोस्तों, ट्रू और फॉल्स ये बूलियन वैल्यू को चेक करने के काम में आते हैं कि उसकी वैल्यू जो रिप्रेजेंट हो रही है, जो दिख रही है, वो ट्रू है या फॉल्स है। ये ज़्यादातर दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट में काम आती है, जो हम आगे देखेंगे। और दोस्तों, नल जो होता है वो एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसका मतलब कि कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ज़ीरो जो है उसकी भी एक अपनी वैल्यू होती है, एक एंटिटी होती है। यहाँ पर ज़ीरो और नल में आपको मैं ये फ़र्क बता दूँ कि ज़ीरो यहाँ पर ये डिपिक्ट नहीं करता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की या किसी भी चीज़ की अगर आपको वैल्यू नहीं दिखानी है तो वहाँ पर हम नल यूज़ करेंगे, ज़ीरो यूज़ नहीं करेंगे। ज़ीरो आप खुद में एक वैल्यू है। ये दोस्तों आपको आगे पता चलेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा जावा के नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में, यानी कि हम जावा के जितने भी क्लासेस बनाते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, उनके हम नेमिंग कन्वेंशन कैसे करें। दोस्तों, क्लास का जो नाम है वो हमेशा अपर केस लेटर से ही शुरू होगा। और दोस्तों, इंटरफेस का नाम भी अपर केस लेटर से ही शुरू होगा। दोस्तों, इंटरफेस जो है वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या होता है। अभी फ़िलहाल समझने के लिए आप देख लीजिए कि इंटरफेस का नाम जो है वो अपर केस लेटर से शुरू होता है। दोस्तों, मेथड का नाम हमेशा लोअर केस लेटर से शुरू होगा। मेथड हम फंक्शनैलिटी को ही बोलते हैं। और वेरिएबल का नाम लोअर केस लेटर से शुरू होता है। पैकेज का नाम भी लोअर केस लेटर से शुरू होता है। और जो हम कांस्टेंट बनाते हैं उनका नाम हमेशा अपर केस लेटर से शुरू होता है। साइंड और अनसाइंड नंबर। दोस्तों, नाम में पता चल रहा है कि वो वाले नंबर जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं वो होती है हमारी साइंड वैल्यूज़, और जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो होती है हमारी अनसाइंड वैल्यूज़। यहाँ दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि साइंड वैल्यूज़ में हम देख रहे हैं ज़ीरो जो एक वो सेंटर पॉइंट है या पिवट पॉइंट आप बोल सकते हैं। इसके राइट में अगर आप देखेंगे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लेफ्ट में आप देखेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ है -1 -2 -3। अनसाइंड में आप देखेंगे कि हमारी कोई नेगेटिव वैल्यूज़ है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। जावा जो है वो सिर्फ साइंड नंबर्स को सपोर्ट करता है, अनसाइंड को सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैंने जावा के 8 प्रिमिटिव टाइप डेटा का नाम मैंने आपको बता रखा है। प्रिमिटिव का मतलब ये पहले से बनते हुए आ रहे हैं और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको यूज़ किया जाता है। ये 8 तरह के होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और बूलियन। दोस्तों, जब आप जावा की जो रिजर्व कीवर्ड्स वाली लिस्ट है आप देखेंगे ये 8 नाम उसमें ज़रूर होंगे। तो उससे ये पता चलता है कि ये जावा के रिजर्व कीवर्ड्स हैं और इन वर्ड्स की एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है जो हम आगे देखेंगे। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दोस्तों, ये सी और C++ जो लैंग्वेज है, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उसमें भी यूज़ होते थे। बट फ़र्क ये होता था कि वहाँ जो डेटा का साइज़ होता था वो डिपेंड होता था आप कौन से इन्वायरमेंट में उस कोड को रन कर रहे हैं। अगर आप विंडोज़ में रन कर रहे हैं तो जो हमारा डेटा का टाइप है उसका साइज़ कुछ और हो सकता है। अगर आप उसी कोड को लाइनक्स में लिख रहे हैं तो उसका साइज़ कुछ और हो सकता है। बट जावा की आपको फंक्शनैलिटी पता है, जावा पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे विंडोज़ में लिखें या लाइनक्स में लिखें, वो कोड सब प्लेटफॉर्म्स पे रन होगा। इसी पोर्टेबिलिटी फीचर के लिए जावा ने सारे डेटा टाइप्स का जो साइज़ है उसको फिक्स कर दिया है, मतलब उसकी एक रेंज डिफाइन कर दी है। उसका साइज़ लाइनक्स में भी वही रहेगा, विंडोज़ में भी वही रहेगा और मैकिन्टॉश में भी वही रहेगा, या आप कोई और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो साइज़ सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगी। इसकी वजह से दोस्तों परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी तो आती है, बट जावा की जो पोर्टेबिलिटी फीचर है वो अचीव हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को इतना तो
एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि परफॉर्मेंस भले ही थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी सी लो होती है, बट पोर्टेबिलिटी फीचर अचीव हो जाता है। इससे ये होता है कि हमारा जो मैंने आपको पहले बताया था वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं पर भी आप कोड लिखिए, आपका जावा का कोड हर प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा। अब दोस्तों पहले हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में, जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। यहाँ पर दोस्तों मैंने इनके नाम बता रखे हैं, इनकी विड्थ बता रखी है और इनकी रेंज बता रखी है। दोस्तों विड्थ का मतलब होता है कितने बिट के हैं। अब अगर बाइट जो यहाँ पर लिखा है इसकी विड्थ 8 है, तो 2 की पावर 8 यानी कि 0 से लेके 255 तक इसकी रेंज हो गई। बट ये हुआ तब जब ये अनसाइंड वैल्यूज़ होती, क्योंकि जावा साइंड वैल्यूज सपोर्ट करता है। तो उस 0 से लेके 255 की रेंज को हम हाफ में ब्रेक करते हैं, जिसमें -128 से लेके +127 तक ये रेंज जाती है। यहाँ बीच में 0 आएगा, यानी कि -128 से 0, फिर 0 से लेके +127 तक। दोस्तों ऐसी शॉर्ट में हमारी 2 की पावर 16 है, इंट में 2 की पावर 32, लॉन्ग में 2 की पावर 64। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, इसकी रेंज देखिए कितनी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। अब दोस्तों अगर मेरी कोई वैल्यू है 50, उसको मुझे स्टोर कराना है, तो मैं आराम से बाइट में उसको स्टोर करा सकता हूँ। या अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले लूँ -37, तो वो भी मैं आराम से इसमें स्टोर करा सकता हूँ। बट अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ जैसे 500, तो ये बाइट में तो सेव हो नहीं पाएगी, तो मैं उसको फिर शॉर्ट में सेव करूँगा। ऐसे ही अगर मैं माइनस में वैल्यू लूँ, नेगेटिव में -785, तो वो भी शॉर्ट में ही सेव हो पाएगी, बाइट में नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ होती है उस हिसाब से हम लोग अपने इंटीजर का जो डेटा टाइप है उसको सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जो इंटीजर हम लोग जो आपको बताया कि 4 तरह के होते हैं, उनको डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं। दोस्तों डिक्लेरेशन और डेफिनेशन 2 अलग अलग चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर करना है। यहाँ पर दोस्तों डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप है हम उसको पहले लिखते हैं। अगर इंटीजर है तो इंट, बाइट है तो बाइट, शॉर्ट है तो शॉर्ट और लॉन्ग है तो लॉन्ग। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल का नाम लेते हैं। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल के लिए ABCD ले लिया है, आप बट वेरिएबल का नाम रेलेवेंट रखें, मतलब का रखें। उसके बाद दोस्तों मैंने सेमीकोलन से इस लाइन को एंड कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस लाइन में हम लोगों ने सिर्फ हमारा एक इंटीजर टाइप A है उसको डिक्लेयर करा है, उसको डिफाइन नहीं करा। अभी इस A की वैल्यू पता नहीं है हमें, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे A = 10 सेमीकोलन, यहाँ पर मैंने A की वैल्यू 10 प्रोवाइड करी है, तो ये मैंने डिफाइन करा है। तो दोस्तों इस लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन और इस लाइन को बोलते हैं डेफिनेशन। इनको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, इंट A = 10 सेमीकोलन। एक ही लाइन में डिक्लेयर भी हो जाएगा और डिफाइन भी हो जाएगा। सेम केस दोस्तों मैंने बाइट, शॉर्ट और लॉन्ग के साथ करा है। आप देखेंगे सब में सेम है, बस लॉन्ग में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने वैल्यू के बाद L प्रोवाइड करा है। दोस्तों ये लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करने का एक सिंटैक्स है, एक तरीका है। अगर आप L नहीं लिखेंगे तो एरर ज़रूर आएगी दोस्तों। तो आप इस L का ध्यान ज़रूर रखें जब आप एक बहुत बड़ी वैल्यू लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डेटा की। दोस्तों इन्हें रियल नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इवेलुएट करते हैं फ्रैक्शनल प्रिसीजन को। जैसे हमारे डेसिमल में जो आते हैं 10.45, 11.89, ये जो डेसिमल में आते हैं हमें प्रिसाइज वैल्यू बता रहे हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप नंबर्स होते हैं। जावा जो है दोस्तों IEEE 754 स्टैंडर्ड को सेट करता है जब हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप इसमें करते हैं। जावा इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। इसमें 2 तरह के फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डेटा टाइप हैं, वो है डबल और फ्लोट। दोस्तों ये भी जावा के रिजर्व कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी जो हमारे 2 डेटा टाइप है डबल और फ्लोट, इनकी विड्थ बता रखी है 2 की पावर 32 और 2 की पावर 64, और ये इसकी रेंज है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर रेंज कैसे डिफाइन हो रखी है, 1.4e - 045 टू 3.4e + 038। दोस्तों इसे साइंटिफिक ई नोटेशन बोलते हैं, लिखने का तरीका है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये रेंज फ्लोट की पहले मैं बात करता हूँ, 1.4e - 045 लिखा हुआ है। तो इसको नॉर्मल टर्म्स में हम लिखेंगे 1.4 × 10 की पावर -45। दोस्तों ये e के लेफ्ट वाला जो पार्ट है यानी कि 1.4, इसे मेंटेसा बोलते हैं। और दोस्तों e के बाद वाला जो पार्ट है ये है एक्सपोनेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी 3.4e + 038, तो 3.4 × 10 की पावर 38। दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ साइन प्लस आपको नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने +38 लिखा हुआ है, या सिंपल आप 38 भी लिख सकते हैं, वो यही डिपेक्ट करता है कि आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं।
बट दोस्तों यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन है, इसलिए हमें यहाँ पर -45 लिखना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये दिखा रहा है कि यहाँ बीच में 0 में सेंटर है और ये लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू की रेंज है और राइट में पॉजिटिव वैल्यू की रेंज है। सेम केस दोस्तों डबल के साथ भी यही है। 4.9e -324 का नॉर्मल नोटेशन में है 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -324। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर सिंपल 45 क्यों नहीं लिखा, 045 क्यों लिखा है। यहाँ 3 डिजिट्स में हमें दिखाना होता है, तो अगर मैं सिंपल 45 लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। हमें 045 ये नेमिंग कन्वेंशन है, इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और दोस्तों ये डबल की पॉजिटिव रेंज है 1.8e +302, तो इसका मतलब है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 308। कितनी बड़ी रेंज है दोस्तों, आप नेगेटिव से पॉजिटिव देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने दिखा रखा है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर वाले में कि हम एक लाइन में ही कैसे डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन में करके बताया। पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे कौन सा है, हम लोग फ्लोट डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम वेरिएबल का नाम लेंगे और इसी लाइन में इज इक्वल टू हम लोग वैल्यू दे देंगे, जैसे 1.5 हमें स्टोर करानी है। बट दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आगे मैंने f लिखा हुआ है। ये भी दोस्तों एक लिखने का तरीका, एक सिंटैक्स है जिससे फ्लोट को डिफाइन करते हैं। अगर ये f नहीं लिखेंगे तो एरर ज़रूर आएगी, तो इस f का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम केस दोस्तों मैंने फ्लोट में यहाँ पर 2 लाइनों में दिखा रखा है, यहाँ डिक्लेयर कर दी है और यहाँ डिफाइन कर दी है। ऐसी डबल में भी दोस्तों मैंने एक लाइन में करके दिखा रखा है कि डिक्लेयर कैसे करना है और उसकी वैल्यू को डिफाइन कैसे करना है। जैसे फ्लोट में हम लोग f लगाते थे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग d लगाते हैं। दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो d f या जो लॉन्ग में l था ये अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, आप किसी में भी लिख सकते हैं, बट लिखें ज़रूर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टर्स की। दोस्तों कैरेक्टर कुछ नहीं होता, जो हम सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं। जैसे हमने ए टाइप करा तो ए हो गया हमारा सिंगल कैरेक्टर। ये दोस्तों एक डेटा टाइप है जो स्टोर होता है हमारे कैर में, इसको मतलब कैरेक्टर बोलते हैं। और इसका जो डेटा टाइप डिफाइन करने का जो जावा का रिजर्व कीवर्ड है वो है कैर। सी और C++ लैंग्वेजेस में जो हमारा कैर था दोस्तों वो 8 बिट वाइड था, यानी कि 2 की पावर 8, यानी कि 0 से लेकर 255 तक। बट दोस्तों यहाँ पर जो 2 की पावर 8, तो यानी कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा जावा में जो हमारे कैरेक्टर्स आए तो वो दोस्तों यूनिकोड को सपोर्ट करता है। दोस्तों यूनिकोड क्या है दोस्तों, जितनी भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी हैं वो सारी लैंग्वेजेस इस यूनिकोड स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। अब दोस्तों हमारी जैसे सिंपल लैंग्वेज हम ले लें, इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश है, ये 8 बिट को सपोर्ट करती हैं। तो अगर हमारा कैर जो है वो 8 बिट वाइड हो तो हो जाएगा। बट दोस्तों कुछ लैंग्वेजेस है जैसे लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, हिब्रू, दोस्तों ये 16 बिट वाइड होती हैं। अब दोस्तों अगर 8 बिट वाइड हमारा कैर है और उसमें हमें इन लैंग्वेजेस में यानी कि लैटिन, ग्रीक में लिखना है, तो ये तो सपोर्ट हो नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों जावा में जो कैर है वो 16 बिट वाइड है, यानी कि 16 बिट का हमारा कैर है और इसके अंदर कोई नेगेटिव रेंज होती नहीं है। तो ये 0 से लेके 65,536 ये कैर की रेंज है दोस्तों जावा के अंदर। ये 16 बिट इसलिए ताकि सारी की सारी लैंग्वेजेस फॉलो हो सके जावा प्रोग्रामिंग में। अब दोस्तों यहाँ बात करता हूँ कि हम कैर के एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने फ्लोट और इंटीजर को करा था। पहले हम एक डेटा टाइप लिखते हैं, यहाँ पर हम कैर लिखेंगे, फिर एक वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम लोग कैर वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं इज इक्वल टू जो भी हमारी कैर वैल्यू है। अब मैंने यहाँ लोअर केस h लिया है और दोस्तों आप ध्यान दीजिए मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखा है। ये दोस्तों इसका लिखने का एक तरीका है, एक सिंटैक्स है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कैर वैल्यू प्रोवाइड करें तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लिखें। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इसमें एरर आ जाएगी दोस्तों। कैर को दोस्तों जो हमारी वैल्यू, जैसे अब यहाँ पर मैंने h लिखा, अब कंप्यूटर h तो समझता है नहीं, या अगर मैं अपर केस में a लिखूँ तो दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कौन सा कैरेक्टर लिख रहे हैं। हर कैरेक्टर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिन्हें हम एस्काई कोड बोलते हैं। एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर दोस्तों जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि चाहे इंग्लिश के हों, जिस लैंग्वेज के भी हों, उन सबको एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है और कैर उस इंटीजर वैल्यू को रीड करता है दोस्तों। इस h को रीड नहीं करेगा, इस h की जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको रीड करेगा। आप इन सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू ASCII टेबल में देख सकते हैं और मैंने उसके लिए एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके आप ओपन करेंगे तो एक टेबल ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हर अल्फ़ाबेट के आगे हमारी ASCII वैल्यू लिखी हुई है। मैं आपको उस लिंक को ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों।
ये दोस्तों जब आप इस वेबसाइट को डालेंगे, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका URL दे रखा है, तो दोस्तों आपके सामने ऐसी कुछ टेबल खुल जाएगी। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ कैपिटल A है, इसकी S की वैल्यू 65 है, तो अगर आप कैर A इज़ इक्वल टू 65 लिखेंगे तो वो A को डिपिक्ट करेगा। ऐसी स्मॉल a की S की वैल्यू 97 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, पैरेंथेसिस है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, हैश की है, इन सब की S की वैल्यू ये दे रखी है। तो जो हमारा कैर जब हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो वो इन S की वैल्यू को रीड करता है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर जैसे इंग्लिश की है, आपकी जो भी फेवरेट लैंग्वेज है, आप उसकी S की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने जावा कोड में उसको पुट कर सकते हैं दोस्तों। और फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा बूलियंस के बारे में। दोस्तों ये एक डेटा टाइप है जो लॉजिकल वैल्यूज़ को दिखाने के काम में आता है। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। ये दोस्तों ज़्यादातर कंडीशनल एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है। हम दोस्तों आगे कंडीशनल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम क्या होता है कि हम कुछ एक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं कि सपोज़ कीजिए अगर आपने एक वैल्यू दी किसी एक वेरिएबल को 10 और उसकी वैल्यू को आपने बढ़ाना शुरू करा, तो उसमें आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया एडिशन का। और सपोज़ कीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि जब आपकी वैल्यू 10 से इंक्रीज़ होकर 15 हो जाए, यानी 10, 11, 12, 13 एंड 15, तो आपका डेटा प्रिंट हो जाए कि अब वैल्यू 15 हो गई है। तो वहाँ पर दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए ये बूलियन टाइप का डेटा टाइप यूज़ होता है दोस्तों। इसका भी दोस्तों डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सेम वही है कि आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर आप अपने वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, फिर उन वेरिएबल्स के नाम के आगे आप तो आप फॉल्स लिख सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप थे जावा के। अब दोस्तों मैं एक्लिप्स IDE को ओपन करके इन सब के ऊपर एक कोड लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों। तो चलिए एक्लिप्स IDE के ऊपर चलते हैं। तो ये दोस्तों हमारा एक्लिप्स का IDE ऑन हो गया। अगर आपको एक्लिप्स IDE पे वर्क करना नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो मतलब पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि आप इस IDE को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस IDE की डेफिनेशन क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं हमारा जावा प्रोजेक्ट। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया दोस्तों। और यहाँ पर अब दोस्तों हमने अपना नया पैकेज बना लेते हैं दोस्तों। न्यू, राइट क्लिक करेंगे SRC पे और न्यू और पैकेज। और दोस्तों यहाँ पर पैकेज का नाम दे देते हैं। मैंने जावा नेमिंग कन्वेंशंस में आपको बताया था कि पैकेज का नाम हमेशा लोअर केस लेटर से शुरू होता है, तो मैं इस पैकेज का नाम दे देता हूँ टेस्ट पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर दोस्तों हम अपनी क्लास बना लेते हैं। और दोस्तों बताया था कि क्लास का जो नाम है वो हमेशा अपर केस में शुरू होता है दोस्तों। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ लोअर केस डालता हूँ, कुछ भी मैंने अगर लोअर केस में लिखा, तो यहाँ पर हमारा IDE हमें एक वार्निंग दे रहा है कि हमेशा अपर केस लेटर से ही शुरू होता है क्लास का नाम। तो अपर केस लेटर डाल देते हैं, जैसे टेस्ट क्लास, मैंने ये लिख दिया। और ये दोस्तों हमारी क्लास बन गई दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये पैकेज, पब्लिक, क्लास, ये कुछ रेडिश, डार्क रेडिश कलर में आ रहे हैं। तो ये IDE हमको फॉर्मेट कर रहा है और बता रहा है कि ये हमारे जावा के रिजर्व कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर दोस्तों पैकेज का नाम आ गया, यानी कि ये जो हमारी क्लास है ये किस पैकेज के अंदर है, उसको एंड करा है हमने एक सेमीकोलन से। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ये सेमीकोलन एक सेपरेटर है जो स्टेटमेंट को एंड करने के काम में आता है। यहाँ पर दोस्तों हमने क्लास को डिक्लेयर करा है, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम लिखा है दोस्तों हमने। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेसेस लगा रखे हैं। अभी इस ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारी क्लास एम्प्टी है। यहाँ पर दोस्तों इस ब्रेसेस के बाद इस लाइन से, या चाहे हम तो इस लाइन से कहीं से भी दोस्तों इस ब्रेसेस के अंदर क्लास की डेफिनेशन लिखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे बात करी थी वाइट स्पेस के बारे में भी। तो अगर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस है इन ब्रेसेस और टेस्ट क्लास के बीच में। अगर मैं यहाँ कितनी भी स्पेस आगे बढ़ा दूँ, टैब से भी आगे बढ़ा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा ये सारी वाइट स्पेस इग्नोर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपना सबसे पहले तो मेन स्टेटमेंट लिख लेते हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू होगा, जो कि है हमारा मेन स्टेटमेंट। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और दोस्तों यहाँ से इसके ब्रेसेस शुरू।
और यहाँ पर दोस्तों इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों को कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं मेन फंक्शन के, जो कि है स्ट्रिंग, args और स्क्वायर ब्रैकेट्स। दोस्तों यहाँ पर जो डेटा टाइप्स है उसमें दोस्तों एक और होता है जिसे स्ट्रिंग बोलते हैं, बट स्ट्रिंग जो है हमारा कोई डेटा टाइप नहीं है। ये दोस्तों एक क्लास है हमारी जावा लैंग्वेज पैकेज के अंदर, और इसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स को हमें लगता है कि हम लोगों ने कैरेक्टर्स को जोड़ के एक लाइन लिख दी है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ माई नेम इज़ रजत, तो एम एक कैरेक्टर हो गया, फिर वाई, फिर स्पेस, फिर एन, ऐसे करके सर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जोड़ के एक लाइन बनी, तो हमें लगता है कि हम लोगों ने कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। बट ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग एक क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स इस सीक्वेंस को प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं स्ट्रिंग की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अभी आप सिर्फ सिंपल ये समझ लीजिए कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक लाइन डिफाइन करता है, बस और कुछ नहीं। और दोस्तों यहाँ पर ये args बताता है आर्ग्यूमेंट्स की, यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एक डेटा टाइप होता है अरे, ये उसको डिफाइन करने के काम में आता है, यानी कि इन पैरामीटर्स के इन पैरेंथेसिस के अंदर हमारे अरे डेटा टाइप के पैरामीटर्स फीड किए जाते हैं। अब जब मैं आपको अरे बताऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये इसका यूज़ क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटा टाइप जितने भी मैंने आपको बताया, इंटीजर हो या फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो या बूलियन हो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे को इंटीजर ग्रुप में 4 थे, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। मैं आपको इनको डिफाइन और डिक्लेयर करके बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं हमारा डेटा टाइप यानी कि बाइट। जैसे हमने बाइट लिखा, देखिए दोस्तों रेडिश कलर में कुछ आ गया, ये रेडिश कलर में कुछ आ गया, तो ये हमें बता रहा है कि ये एक जावा का रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद मैं अपना कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम, जैसे बाइट एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन। अब दोस्तों इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा एक डेटा टाइप है बाइट, और उसका एक वेरिएबल हमने बनाया बाइट एग्जाम्पल। आप देखेंगे दोस्तों हमारे जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो लोअर केस लेटर से शुरू होते हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर भी लोअर केस लेटर से शुरू करा है। बट जो नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पल, ये एक अगला वर्ड है, इसको मैंने जोड़ के लिखा है और ये अपर केस में लिखा है दोस्तों, इसे बोलते हैं कैमल केसिंग। अगर यहीं पर दोस्तों मैं इस बी को कैपिटल कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो भी ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, बट इसे अब बोलते हैं पैस्कल केसिंग। दोस्तों पैस्कल केसिंग और कैमल केसिंग में ये फ़र्क होता है कि पैस्कल केसिंग में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है, ये हमेशा अपर केस में होते हैं। बट कैमल केसिंग में जो हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर है वो लोअर केस में होता है, बाकी के सारे वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होते हैं। जावा दोस्तों कैमल केसिंग को फॉलो करता है, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बाइट एग्जाम्पल एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, बट मैंने डिफाइन नहीं करा, इसकी वैल्यू क्या है ये नहीं पता। तो यहाँ पर मैं इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 127। मैंने आपको बताया था जो हमारी बाइट है उसकी रेंज -128 टू +127 जाती है, तो ये 127 पॉजिटिव वैल्यू तक को स्टोर कर सकता है। बट क्या हो अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी एक नंबर इंक्रीज कर दूँ, 128 कर दूँ पॉजिटिव, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि बाइट की ये रेंज से बाहर चले गया। तो इसको ठीक करने के लिए मैं इसकी रेंज को कम कर देता हूँ 127। सेम केस दोस्तों मैं शॉर्ट के साथ करता हूँ। शॉर्ट पहले मैंने कीवर्ड लिखा, फिर मैंने उसका एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया शॉर्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पर दोस्तों जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि 32,767 ये मैंने लिख दी। अब देखिए दोस्तों पहले हमें 128 लिखना चाह रहे थे हम लोग, बाइट में वो नहीं हो पा रहा था, बट शॉर्ट में वो हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज देखिए 32,767 इतनी बड़ी है। बट क्या हो अगर मैं इस वैल्यू को भी आगे बढ़ाऊँ, 768 कर देता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पर दोस्तों एरर आ जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट की रेंज से बाहर चले गया। दोस्तों अगर आपको कोई नेगेटिव नंबर देना है तो आप नेगेटिव भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे -100 लिख के देखता हूँ, तो ये स्टोर हो गया। बट इसकी भी जो रेंज है नेगेटिव की वो है 32,768। अगर मैं उससे बड़ा लिखता हूँ 32,769 कर देता हूँ, तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसकी रेंज के बाहर चले गया। तो मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, अभी इसको मैं नेगेटिव में ही रखने देता हूँ। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंटीजर, इसका भी मैं एक वेरिएबल प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसमें इसकी एक्चुअली रेंज इतनी बड़ी है कि इसके आगे हम यूज़ ही नहीं करते। जो लॉन्ग है वो बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, जब आप बहुत मैसिव कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू इवैल्यूएट होकर बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ पर लॉन्ग का यूज़ होता है, वो भी हम करेंगे।
अभी फ़िलहाल एंड पे मैं एक बड़ी सी वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी तो वैसे तो रेंज 2147483647 इतनी बड़ी जाती है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी 100,000 कर देता हूँ और ये सेमीकोलन। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी लॉन्ग की भी मैं कर देता हूँ। मैं इसमें इससे भी बड़ी कर देता हूँ, 100,000 से ये कर दी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगाया इसने एरर नहीं दिया, बट दोस्तों अकॉर्डिंग टू नेमिंग कन्वेंशन हमें यहाँ एल लगाना ज़रूरी है, तो हमें ऐसे एल लगाना चाहिए। हम यहाँ पर एल लिख देते हैं, चाहे कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यूजुअली कैपिटल में लिखता हूँ तो कैपिटल में ही लिखते हैं दोस्तों। तो ये हमारे इंटीजर के जो 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ आपसे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में। तो पहले फ्लोट, जो हमारा जावा का कीवर्ड है बताने के लिए कि हम फ्लोटिंग डेटा टाइप बना रहे हैं, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर मैं कोई एक रैंडम वैल्यू दे देता हूँ 100.56 और सेमीकोलन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एरर आ रही क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने f डिफाइन नहीं करा, हमें f लिखना पड़ेगा। तो देखिए एरर रिमूव हो गई। ऐसे दोस्तों हम लोग डबल का भी बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी और बड़ी वैल्यू दे देते हैं 2986.456 कोलन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर डबल में एरर नहीं आया, सेम केस लॉन्ग में भी एरर नहीं आया था क्योंकि लॉन्ग अपने डेटा मतलब इंटीजर ग्रुप में सबसे बड़ा है। ऐसी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में डबल से सबसे बड़ा कोई नहीं है, तो कंपाइलर अपने आप ये एज्यूम कर लेता है कि ये डबल वैल्यू है डेसिमल में, बट हमें नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक अच्छी हैबिट है एक्चुअली लिखने की, इससे पता चलता है कि एक प्रोफेशनल कोड लिखा गया है, कोई नाइव या कोई नौसिखिया बंदा कोड नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर हम लोग डी लिख देते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कैर के बारे में। तो कैर और एक वेरिएबल का नाम, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक स्मॉल ए लिख देता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ तो यहाँ एरर आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना ही पड़ेगा। एक दोस्तों मैं कैपिटल में भी लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ और इसको कैपिटल डी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमेशा आपके जो वेरिएबल के जो नाम हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो एरर दे देगा, ये बताएगा कि आपने इस नाम का वेरिएबल पहले ही डिफाइन कर रखा है, आप उसको सेकंड टाइम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या हो अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ कैर का, मैं यहाँ पर ये सेमीकोलन ना लूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू दे दूँ, जैसे मैंने 88 दे दी, तो हम आगे देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होती है। एस्की के टेबल के हिसाब से जो भी हमारी 88 के हिसाब से जो वैल्यू प्रोवाइडेड होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब फाइनली दोस्तों मैं बूलियन की बात करता हूँ आपसे, बूलियन, और इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, बूलियन एग्जाम्पल ट्रू, और एक बना लेते हैं, इसको मैं 1 दे देता हूँ और इसको 2, इसको लिख देते हैं हम लोग फॉल्स। ये 2 ही केस हो सकते हैं हमारे बूलियन के केस में। तो देखिए हम लोगों ने जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप थे उन सबको यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया दोस्तों। अब हमें इसका आउटपुट देखना है, तो हम लोग हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है system.out.print वो लिखेंगे यहाँ पर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपसे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जब हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टम लिखा और यहाँ पर जब हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया यानी पीरियड ऑपरेटर का, तो ये बता दिया कि सिस्टम जो है हमारा ये एक पैकेज है या फिर हमारी एक क्लास है या जो भी हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे इतने सारे फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये डॉट ऑपरेटर की मदद से ही हम लोग इनको एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे अब अगर हमें प्रिंट आउट करना है तो हम लोग आउट का यूज़ करेंगे प्रिंट स्ट्रीम, तो ये कर देंगे हम लोग इस पर। फिर दोस्तों जब हम आउट पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वो बता देता है कि इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों ये सारे फंक्शंस हैं जो आउट में डिफाइंड हो रखे हैं। हमें प्रिंट करना है तो हम कोई भी प्रिंट अभी ले लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे अगर मैं यहाँ पर बाइट एग्जाम्पल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बाइट लिख देता हूँ दोस्तों, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ये पैरामीटर पास कर देंगे दोस्तों। ये बाइट यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिक्लेयर और डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पर दोस्तों सेमीकोलन से हम लोगों ने इसको एंड कर दिया। अब दोस्तों हम इसको रन करेंगे
तो देखिए जो हमारी बाइट की वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड करी थी 127, वो यहाँ कंसोल पे प्रिंट हो गई है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन काम करता है। और आपको ये पता चल गया कि जो डॉट ऑपरेटर है ये पैकेजेस के जो सब पैकेजेस है या उसकी जो क्लासेस है और उन क्लासेस के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एक्सेस करने के काम में आ रहा है। अगर ये डॉट ऑपरेटर नहीं होगा तो हम लोग उस फाइल उस पैकेज तक या उस फंक्शन तक या उस क्लास तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। अब दोस्तों मेरे को अगर बाइट एग्जाम्पल के साथ शॉर्ट एग्जाम्पल भी लिखना है तो दोस्तों जावा में यहाँ पर जब एक चीज़ होती है, जावा क्या कॉमन चीज़ होती है जिसे हम कंकैटिनेशन बोलते हैं, यानी दो एलिमेंट्स को साथ में लिखना। तो कंकैटिनेशन हमेशा प्लस साइन से होता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट एग्जाम्पल, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने करा बाइट एग्जाम्पल प्लस शॉर्ट एग्जाम्पल। बट रुकिए, यहाँ पर दोस्तों दोनों हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। यानी बाइट एग्जाम्पल की जो पॉजिटिव वैल्यू है 127 और उसमें ऐड कर देगा -32768, जो कि फाइनली ओवरऑल माइनस का काम करेगा क्योंकि माइनस की पावर मतलब वैल्यू यहाँ ज़्यादा है। तो अगर इसको रन करके देखें तो यहाँ देखेंगे हमारा 32768 में से 127 वैल्यू रिड्यूस हो गई और नेगेटिव में हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल्स हैं तो वो ऐड ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को बीच में एक स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्पेस दोस्तों हम कैसे देते हैं, यहाँ पर एक और हमने ऐड यूज़ करा एडिशन और यहाँ पर हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस दे दी, ये स्पेस। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ देखिए 127 स्पेस -32768 ये प्रिंट हो गया दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप, कंकैटिनेशन इन प्लस साइंस की वजह से हो रहा है। ऐसे ही हम दोस्तों कितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने जो डिफाइन कर रखे हैं हम इन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं सारी वैल्यूज़ को कर देता हूँ इसमें अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिख के। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ बाइट ही लिखता हूँ, मैं भी यहाँ शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर दोस्तों जैसे बाइट एग्जाम्पल है, यहाँ पर शॉर्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा इंट एग्जाम्पल, सारी जितने भी हम लोगों ने वैल्यू पहले डिक्लेयर करी थी वेरिएबल्स वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। ये दोस्तों हमारे सारे हम लोगों ने जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करे थे वो मैंने लिख दिए। अब दोस्तों इनको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे कंसोल पे क्या आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ एक साथ अटैच होकर आ गई, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी वैल्यू क्या है। इसका स्टेटमेंट ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रही है, इस प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट होगा उसके नेक्स्ट हमारा इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट अटैच होकर आ जाएगा। फिर इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ये हमें ये नहीं बता रहा कि इस प्रिंट के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, जो आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन में आए। उसके लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन या ln बोलते हैं। तो अगर मैं प्रिंट के आगे यहाँ ln लगा दूँ, अब देखिए रन करके देखते हैं तो देखिए 127 के बाद बाकी सारी की सारी जितने भी आउटपुट है सारे नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो मैं इन बाकी सब में ln लगा देता हूँ। तो ये दोस्तों प्रिंट और प्रिंट ln में फ़र्क होता है। अगर आपको सेम लाइन में प्रिंट करना है तो आप सिंपल प्रिंट लिखेंगे, बट अगर आपको आउटपुट के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको फर्दर प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पर ln लिखना पड़ेगा। ये न्यू लाइन के लिए होता है दोस्तों, या नेक्स्ट लाइन, वैसे ज़्यादातर इसको न्यू लाइन ही बोलते हैं। अब दोस्तों इसको रन करा के देखते हैं तो ये देखिए, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ दोस्तों हमारी प्रिंट हो गई। पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट का, फिर दोस्तों हम लोग पहले बाइट का, फिर दोस्तों हम लोगों ने शॉर्ट का दिया था, फिर इंटीजर, फिर लॉन्ग। यहाँ पर दोस्तों दोनों फ्लोट और डबल की वैल्यूज़ है। यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल ए और लोअर केस ए और कैपिटल डी हम लोगों ने दिया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्स प्रिंट हुआ, इससे ये पता चलता है कि एक्स की एस्काई वैल्यू 88 है। अगर हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर दें 89 कर दें तो एक्स के बाद हमारा वाई आता है दोस्तों, तो देखिए वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y प्रिंट हो गया
और ये ट्रू और फॉल्स दोस्तों वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग कैसे अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोगों ने समझा और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे इन सबको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा और प्रिंट करवाया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को देखें और इस कोड को जिस तरीके से मैंने लिखा है आप इसको फिर से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेरे को बताएं। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ जब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम, अपनी एज और अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर प्रिंट करा के देखें एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर आपसे प्रिंट नहीं हो पाता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक सैम्पल की तरह से। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ रह गई है जो कि है कमेंट। मैं दोस्तों यहाँ कमेंट लिखना भूल गया। हमेशा जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कमेंट ज़रूर लिखना चाहिए हमें। इससे ये पता चलता है, कमेंट्स पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि हम लोग प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना नाम और डेट लिखते हैं कि किसने प्रोग्राम लिखा और किस डेट को लिखा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक जावा डॉक्यूमेंटेशन वो कमेंट एक टाइप होता है। यहाँ पर दोस्तों हम चाहते तो मल्टी लाइन कमेंट भी जो मैंने बताया था उसमें भी लिख सकते हैं। बस जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में ये फ़ायदा होता है कि हमें टैग्स मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर @ यूज़ करके ऑथर लिखूँ तो मेरा नाम अपने आप आ जाएगा जिस नाम पे भी ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आज की डेट डाल सकता हूँ। आज की डेट है जैसे 15 फरवरी 15/02/2018। तो इससे ये पता चल जाएगा, मैं जितनी बार भी नेक्स्ट बार ये प्रोग्राम खोलूँगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये मैंने लिखा था, या मैं जिसको भी दूंगा उसको मेरा नाम दिख जाएगा और किस तारीख को लिखा था। उसके बाद दोस्तों हर स्टेटमेंट के आगे हम लिख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जैसे यहाँ पर हम लोग अपने पैकेज का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो सिंपल पैकेज नेम। तो इससे पढ़ के पता चल जाएगा कि ये पैकेज का नाम है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ क्लास नेम बता रहा हूँ, क्लास नेम या क्लास डिक्लेरेशन। ऐसे करके दोस्तों हम जितने भी जैसे ये हमारी मेन स्टेटमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं मेन स्टेटमेंट। तो दोस्तों आप हर लाइन के आगे कमेंट लिखें। और ये लिखने में दोस्तों फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप खुद नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद अगर आप कोड खोलते हैं तो आप स्टेटमेंट पढ़ के समझ सकते हैं कि आप क्या फंक्शनैलिटी लिखना चाह रहे थे उस कोड में। या अगर आप अपना कोड किसी थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन को या किसी को भी पास ऑन करते हैं तो वो ये कमेंट पढ़ के समझ सकते हैं कि आप इस कोड के अंदर क्या परफॉर्म करना चाह रहे थे। ये लिखने से दोस्तों हमारा कोड जो है वो ज़्यादा नाइसली प्रेजेंट लगता है, एक प्रोफेशनल लुक्स आती है हमारे कोड में दोस्तों। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखने का मिला हो, आपको कुछ आपने इससे लर्न करा हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।